हाय एवरीवन। सो ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे थे ना HCS CSAT के 2019 के क्वेश्चंस, तो ये उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्टूडेंट के पास 1 2 3 4 इतने मार्बल्स हैं। ठीक है, ये गिवन है कि इतने मार्बल्स है एक स्टूडेंट के पास, और उस स्टूडेंट ने इन मार्बल्स को इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करना है। तो आपको बताना है कि इस पर्पस के लिए उससे और कितने मार्बल्स चाहिए। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कितने मार्बल्स चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस देखो कि इतने, ये काउंट है कुछ मार्बल्स का, उसको क्या बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में उसे अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर ही बनेगा, जब इक्वल साइड्स हैं तो स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो दैट मीन्स हमें कोई ऐसे नंबर निकालना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, मे बी आपने सीखा हो, लास्ट से करो 2 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो 12 का क्या सबसे छोटा इससे कौन सा आता है, 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16। तो 16 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 3, तो 3 इंटू 3 ऐसे लिख के यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ सॉरी 4 ही 3 आए यहाँ पे, तो ये इसको नीचे उतार लेते हैं 334। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके लिखना है इसको, 6 आ जाएगा 3 + 3, और यहाँ पे एक डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें कि मतलब आपको जैसे करना है 6 1 इंटू 1 या 6 2 इंटू 2, 6 3 इंटू 3, इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 6 5 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं, 6 5 इंटू 5, तो वो आएगा 325। बस आगे और नहीं हो सकता, फिर वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट 35। तो जब हम 35 को स्क्वायर करेंगे, कि हमने अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए लिया, बिकॉज हमें नहीं समझ आ रहा कि 1 2 3 4 किस में है, तो हमने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज ये तो कुछ डेसिमल में आएगा। तो हमारा क्या आ रहा है 35 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो जब हमने 35 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, 35 का स्क्वायर करके 1225 आ रहा है, 1225, जो कि इससे छोटा है, बट हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा नंबर चाहिए, तभी तो हम और मार्बल्स ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली 36 का स्क्वायर करो, 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, 1296। तो सिंपली 36 का स्क्वायर ही सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देना, उतने मार्बल्स ही चाहिए होंगे ना, तभी तो देखो 36 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 36 रोज बनेंगी, 36 कॉलम्स बनेंगे, तभी उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो आपको कितने मार्बल्स चाहिए, मार्बल्स चाहिए 1296 माइनस 1234, तो ये आ जाएगा 62 मार्बल्स और उसे चाहिए। समझ आया कैसे किया, इजी सही था, बस ये थोड़ा सा मे बी नया कंसेप्ट हो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ को ये पता हो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि 1 2 3 4 मार्बल्स गिवन है, और उस स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में उन्हें अरेंज करना है। तो हमने क्या किया, अरेंज करने मतलब एक स्क्वायर बनेगा, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने इसका पहले स्क्वायर रूट निकाला, देखा हमने अप्रोक्सीमेट कहाँ पे लाई करता है, वो 35 पॉइंट समथिंग आता है। फिर हमने 35 का स्क्वायर दिखाइए, ये तो इससे छोटा है, ये तो लेंगे नहीं हम। फिर हमने देखा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तो दैट मीन्स दिस माइनस दिस, हमें इतने नंबर ऑफ और मार्बल्स चाहिए, सो दैट इसकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। समझ आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आपको थ्योरी सी पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या गिवन है कि 5 सिटीज हैं,
5 सिटीज हैं, ABCDE, और ये ना सिटीज किसी किसी चीज के लिए फेमस है, और वो जो फेमस चीजें हैं उनका भी गिवन है, वो क्या क्या है, बिग गार्डन्स या फिर रिवर्स, नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नेक्स्ट माउंटेन्स, और लास्ट इज सेंट्स। तो ये 5 चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि ए बिग गार्डन के लिए फेमस है, बी रिवर के लिए, ऐसा सेम ऑर्डर नहीं है इनका। ये गिवन है कि 5 सिटीज हैं और ये 5 चीजें हैं जिनको कोई कोई इनका फेमस है, जैसे डी मे बी इंस्टीट्यूट्स के लिए फेमस है, या ई सेंट्स के लिए, मतलब कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी आपको पार्ट्स गिवन है, ए एंड सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बिग गार्डन में किसी के लिए फेमस नहीं है। ए एंड सी किसके लिए फेमस नहीं है, बिग गार्डन्स कॉमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके लिए फेमस नहीं है। मतलब ना तो ए इन दोनों के लिए फेमस है, ना ही सी इन दोनों के लिए फेमस है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन गिवन है, बी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर रिवर्स और माउंटेन्स। B and E are not famous for rivers or mountains। ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे ना, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताती हूँ अभी क्या है। एक बार मैं सारे पॉइंट्स लिख लूँ। थर्ड इज सेंट्स एंड रिवर्स हैव नथिंग टू डू विद ए, मतलब ए जो है वो सेंट्स एंड रिवर्स के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। फोर्थ है डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर, डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर बिग गार्डन्स एंड रिवर्स, बिग गार्डन्स एंड रिवर्स इनके लिए फेमस नहीं है। और लास्ट है डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपको चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ABCDE का, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो समझो, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क क्यों किया, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इसकी जो स्टेटमेंट थी ना सेकंड वाली, यहाँ पे लिखा था और, मतलब रिवर्स लाइक B एंड E आर नॉट फेमस फॉर रिवर्स और माउंटेन्स, ठीक है, ये गिवन था। और फोर्थ वाली में गिवन था D एंड E आर नॉट फेमस फॉर बिग गार्डन्स एंड रिवर्स, यहाँ पे था एंड। तो एंड और का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। एंड मतलब दोनों, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, दैट मीन्स डी और ई, मतलब डी भी बिग गार्डन्स और रिवर्स के लिए फेमस नहीं है और ई भी बिग गार्डन्स और रिवर्स के लिए फेमस नहीं है। ये होता है एंड का मतलब। और का मतलब होता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिग जो बी है वो रिवर्स के लिए फेमस है, ऐसा भी हो सकता है जो बी है वो माउंटेन्स के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा ये नहीं, इसमें ये नहीं गिवन कि बी जो है वो दोनों के लिए फेमस नहीं है और ई भी दोनों के लिए फेमस नहीं है, ये नहीं होता इसका और का मतलब। और का मतलब बी या तो रिवर्स के लिए फेमस नहीं होगा, या फिर बी माउंटेन्स के लिए फेमस नहीं होगा, या फिर भी दोनों के लिए। ये भी कंडीशन है कि दोनों के लिए भी ना हो, ठीक है। बट हमें लीस्ट पॉसिबिलिटी लेनी है कि बी जो है वो इनमें से किसी एक के लिए फेमस नहीं है और ऐसे ई किसी एक के लिए फेमस नहीं है, करेक्ट, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास श्योरिटी किसकी है पहले वो चेक करते हैं। देखो ए जो है, ए में 4 ऑलरेडी कवर हो गए। देखो यहाँ पे ए बिग गार्डन्स के लिए भी नहीं है, इंस्टीट्यूट्स के लिए भी नहीं है, यहाँ पे सेंट्स के लिए भी नहीं है, रिवर्स के लिए भी नहीं है। तो बचा क्या, ए किसके लिए फेमस है, माउंटेन्स के लिए। समझ आया, ए इज फेमस फॉर माउंटेन्स, ये क्लियर है हमारे पास। तो हमारे पे क्या क्या है, ये 4 है, तो इसमें से माउंटेन्स तो ए के लिए चला गया तो ये क्रॉस हो गया। अभी बचे हमारे पास 4। चलो अब नेक्स्ट की श्योरिटी किसकी है, डी की। डी के लिए देखो 3 ऑलरेडी गिवन है कि उसके लिए फेमस वो नहीं है। क्या क्या गिवन है, बिग गार्डन्स, रिवर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इन तीनों के लिए डी फेमस नहीं है। तो बचा क्या, बिग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, रिवर के लिए नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। तो बचा क्या, क्योंकि एम तो
माउंटेन तो ए के लिए फेमस है, सॉरी मतलब माउंटेन्स, ए माउंटेन्स के लिए फेमस है, तो बचा क्या डी के लिए सेंट। तो दैट मीन्स डी जो है वो किसके लिए फेमस है, सेंट के लिए। एस बी कवर हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम सी, सी का देखते हैं कि सी की भी श्योरिटी है इधर। तो सी हमारे पास किसके लिए फेमस है, एक तो बिग गार्डन्स के लिए, सॉरी किसके लिए फेमस नहीं है, बिग गार्डन्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो बिग गार्डन्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस नहीं है सी, तो ऑब्वियसली किसके लिए होगा, रिवर्स के लिए होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कवर्ड है। तो सी किसके लिए आ गया, रिवर्स के लिए, करेक्ट, ठीक है। अब बची बात ई की, ई जो है वो बिग गार्डन के लिए भी फेमस नहीं है, ये हो गया। ई जो है वो बिग गार्डन के लिए फेमस नहीं है और रिवर के लिए फेमस नहीं है, बिग गार्डन और रिवर, तो बचा क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ई किसके लिए हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी बचा क्या, ए सी डी ई हो गए, तो बचा कौन सा, बी। तो बी किसके लिए फेमस होगा, ऑब्वियसली जो लेफ्ट आउट है दैट मीन्स बिग गार्डन। क्लियर, इजी सा था। ट्रिकी पार्ट क्या था इसमें, और एंड का केस। और मतलब आप श्योर नहीं हो, दोनों नहीं है ट्रू, ठीक है। एंड मतलब दोनों ही नहीं है, एज इन डी दोनों के दोनों फेमस नहीं है और ई के लिए भी दोनों फेमस नहीं है, बट और में ऐसा केस नहीं है। तो तभी हमने और वाले जो है वो एकदम एंड में ट्रीट किया, वो आपको पहले कंसिडर करने हैं जिनके लिए आप श्योर हो, फिर बाकी जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी वो क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था इसका कि द सिटी ई इज फेमस फॉर, ई किसके लिए फेमस है, पहला क्वेश्चन है ई किसके लिए फेमस है, सिंपली दिख रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है। और दूसरा क्वेश्चन था इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर बिग गार्डन, बिग गार्डन के लिए कौन फेमस है, बिग गार्डन के लिए देख लो बी फेमस है बिग गार्डन के लिए। देखा कितने इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो उसके पार्ट्स तो बस यूं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। जब हम 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे एंड में। लाइक कोई नंबर आएगा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, सपोज x, तो उस x के लास्ट में कितने जीरोस हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है कि क्या बताना है। जब हम 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बताना है एंड में कितने जीरोस हैं। ऑब्वियसली कोई महान हस्ती होगा जो सबको मल्टीप्लाई करने बैठेगा फिर कैलकुलेट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो जीरो समझो कैसे आते हैं। 10 जब होता है तभी हम जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं, और 10 किस किस से बनता है, एक तो 2 से बनता है और एक 5 से बनता है, मतलब 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, तभी हमारा 10 बनेगा, 10 बनेगा तभी जीरोस आएंगे। समझ आई इतनी बात, ठीक है। तो हमें अगर देखो अब ये चीज़ समझो, सपोज एक नंबर है 20, ठीक है, तो इसमें 20 में नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा होंगे, खुद बताओ। 2 ज़्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज 5 से छोटा नंबर है 2। तो एक नंबर में कोई भी ऑब्टेन करेंगे हम, उसमें 2 जो है नंबर ऑफ 2s हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 5 कम होंगे, ये तो सब एग्री करते हैं, तो कॉमन सेंस है। नंबर ऑफ 5 जो है वो कम होंगे, तो ऑब्वियसली अगर 5 कम होंगे तो हम 2 को भी 5 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि नहीं, यस और नो। सपोज हमारे पास 2 की पावर है 10, 5 की पावर है 5। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 10 बनेंगे या 5 बनेंगे, ऑब्वियसली 5 बनेंगे, बिकॉज हमें 5 और 2 साथ में चाहिए, तो साथ में कितनी मैक्सिमम टाइम्स आ सकते हैं, 5 टाइम्स, बिकॉज 5 की लिमिट ही मैक्सिमम 5 है, समझ रहे हो। तो दैट मीन्स 2 raised to power 5 और 5 raised to power 5 और इनटू में 2 raised to power 5 अलग से लिख दिया, तो इनसे बन जाएंगे 5 जीरोस। समझ आई इतनी चीज, ठीक है।
तो हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें जीरोस बनाने के लिए नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना है कि 100 तक 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इसका एक मेथड है, क्या करते हैं हम 100 को पहले डिवाइड करते हैं 5 से, कितना आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है इसका 20। ठीक है, फिर हम करते हैं 100 को 5⁻² से डिवाइड, मतलब ये 5⁻1 था, फिर हम करेंगे 5⁻² से डिवाइड, मतलब 25। तो जब हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, 4 25 जो 100 होता है। ठीक है, क्लियर। फिर हम देखते हैं 100 को 5⁻³ से, 5⁻³ क्या होता है 125, जो कि 100 से हो गया हमारा बड़ा नंबर। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, ये हम नहीं करेंगे। जब तक हमारा नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 100 से छोटा आ रहा है तब तक हमें डिवाइड करना है, बट उसके बाद हमें नहीं करना। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस कर दो, 20 + 4 24। इतने आपके नंबर ऑफ 5s हैं, किसमें 100 तक आपके पास इतने नंबर ऑफ 5s आएंगे। अगर इतने नंबर ऑफ 5s हैं तो दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ आपके पास जीरोस हैं। क्लियर, समझ आया, इजी था। एक्चुअली हम इसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल मतलब कि 100 × 99 × 98 टिल 1। तो इसलिए हम ये जो मेथड है ना, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, फैक्टोरियल से निकालेंगे। जैसे सपोज आपको गिवन था होता 20 फैक्टोरियल में आपको बताने नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 20 फैक्टोरियल में अगर आपको बताने हैं तो ऑब्वियसली आप 20 × 19 × 18 ये तो करने बैठोगे नहीं। तो इसका सिंपल ट्रिक है क्या, पहले 20 को 5⁻1 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4। फिर 20 को 5⁻2 से करो, ये तो नहीं हो सकता, डेसिमल में जीरो में चला जाएगा। तो दैट मीन्स 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस। कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस। आई होप इतना क्लियर है, इजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखा कि अच्छा ये तो 100 फैक्टोरियल बना, मतलब कोई भी फैक्टोरियल का टर्म होना और आपको जीरोस निकालने हो या फिर आपको निकालना हो कि 2 की पावर कितनी है, सिंपली उसको डिवाइड करने लगो 2⁻1 से, फिर 2⁻2 2⁻3, मतलब करते रहो जितना वो उस फैक्टोरियल के नंबर से कम रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो इंक्रीज होगा वैसे ही आपको स्टॉप कर देना, मतलब जैसे 2�7 पे आप स्टॉप हो जाओगे बिकॉज ऑफ 128 हो जाता है, तो फिर आप कैलकुलेट नहीं करोगे, 2�6 तक ही बस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है, ट्राइंगल है ABC और उसका आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब साइड को जब प्लस करके निकालते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर गिवन है 56। ठीक है, फिर आपको साइड्स की कुछ इक्वेशन गिवन है, जैसे ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ गिवन है x + 1, इसकी लेंथ है x + 1। ठीक है, नेक्स्ट है AB की लेंथ है 4x। ठीक है, और AC की गिवन है 5 × x - 1। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल्ड है, स्केलिन है, या फिर जो भी डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो आपको बताना है। तो उसके लिए इन सब चीज़ों को बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगी इसकी साइड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर हमें पता है 56 है, पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, दिस प्लस दिस कर दो, x + 1 + 4x प्लस ये, इसको मैं खोल के लिख सकती हूँ 5x - 5, बेसिक ये तो चीज़, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5x - 5। तो इसको सॉल्व करो, x 4x 5x पे हो गया 10x - 4 56, तो ये उधर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 60 = 10x, x आ गया हमारे पास 6। क्लियर, तो अब साइड्स लिख लो, साइड्स क्या आ गई सबकी, यहाँ पे आ गई साइड 7, इधर आ गई साइड 6 है ये, तो 25
और इधर आ गई 24। अब ध्यान से देखो, ये आपका बन रहा है क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट। कैसे, ये तो सबको पता ही होगा, जैसे 3 4 5 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। कैसे, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे ये वाला भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। कैसे, 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर, इजी क्वेश्चन, बेसिक इक्वेशन और साइड्स निकाल के आंसर आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बंच हैं बनानास के, एक बंच ऑफ बनाना, सेकंड बंच ऑफ बनाना। तो इसमें क्या गिवन है कि फर्स्ट बंच ऑफ बनाना हैज 1.3 टाइम्स एक्सेस एज कंपेयर टू सेकंड बंच। मतलब इस बंच का जो एक्सेस है वो इंटू 3 है, इंटू 1.3 है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये बंच ऑफ बनाना से अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है, बनानास का डिफरेंस है वो 12 है, मतलब दिस माइनस दिस कितना है, 12। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं इस बंच में। सिंपल, टोटल नंबर निकालना है आपको और इक्वेशन बनेगी, उससे सिंपली सॉल्व करना है। आपको बताना है कि दोनों में टोटल कितने बनानास हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का है 1.3x। अगर ये इसके टोटल नंबर ऑफ बनानास हैं टोटल, तो सेकंड में कितना है, x। गिवन है ना कि 1.3 उसका ज्यादा एक्सेस है एज कंपेयर टू सेकंड बंच, इसलिए हमने 1.3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, सपोज इसके बनानास है y, इसके हैं x। ठीक है, तो y का क्या है 1.3 इंटू एक्स, मतलब सेकंड वाले से 1.3 टाइम्स है, तो सेकंड वाले से 1.3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो यहाँ आ गया हमारा 1.3 x माइनस x इक्वल्स टू 12। तो ये कितनी हो गई, 0.3x इक्वल्स टू 12, तो x आ गया हमारा 40। ठीक है, x 40 आ गया। तो देख लो यहाँ पे 40 है और ये कितना आएगा, 1.3 इंटू 40 कर लो, 52 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, y है 52, x है 40, तो टोटल हो गया 92 बनानास। ठीक है, यही निकालना था आपको कि दोनों बंचेस में टोटल कितने बनानास हैं, तो वो आ गया आपके 92 बनानास। आई होप क्लियर है, इजी सा था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन की जो सम है जिसका प्रेजेंट एज का, वो है 45 ईयर्स। ठीक है, ये सम गिवन है। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 5 साल पहले उनकी प्रोडक्ट, मतलब अगर प्रेजेंट एज फादर की हम कंसिडर करते हैं f है और सन की हम कंसिडर करते हैं s है। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट एजेस है तो 5 साल पहले कितनी होगी, f माइनस 5 और s माइनस 5, यही होगी 5 years ago। 5 years ago फादर की एज क्या होगी, f माइनस 5 और सन की होगी s माइनस 5। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि 5 साल पहले उनकी प्रोडक्ट एजेस का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था 4 टाइम्स फादर की एज उस टाइम पे। 4 टाइम्स फादर की एज जो 5 years पहले थी ना, उसके इक्वल। तो दैट मीन्स 5 माइनस f माइनस 5। तो आप वापस समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो सम है वो है 45 ईयर्स, और बोला गया क्वेश्चन में कि 5 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था, 5 साल पहले, तभी हमने -5 किया, और उनकी एज का प्रोडक्ट क्वेश्चन में बोला गया तो हमने उनको प्रोडक्ट के साथ भी मल्टीप्लाई किया।
वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल 4 टाइम्स जो उसके फादर की एज थी 5 साल पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी -5 किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई, तो सिंपली ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से s आ जाएगा, s आ गया 9 ईयर्स, तो मतलब सन की करंट एज आ गई 9 ईयर्स। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें बताना है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ फादर एंड सन एजेस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ फादर एंड सन्स एज, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हमें s भी चाहिए, f भी चाहिए, तो s हमारे पास आ गया, तो यहाँ से s आ गया तो f आ जाएगा। हमें पता है f जो है f प्लस s इज 45, तो f आ गया हमारे पास 36, क्लियर, 36 आ गया, 36 है अगर f और 9 है हमारे पास s, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 36 माइनस 9 इज 27 इंटू, ठीक है, तो ये आ जाएगा 54 आपका आंसर। चेक कर लो एक बार, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखो। क्वेश्चन था फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उसका सम गिवन है 45 इयर्स, और क्वेश्चन में बोला गया कि 5 साल पहले उन दोनों के सम का प्रोडक्ट, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, 4 टाइम्स फादर की एज का जो 5 साल पहले थी, तो ये लिख दिया हमने, तो यहाँ से कैंसिल, एस आ गया, मतलब सन की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 9 इयर्स। अगर सन की प्रेजेंट एज आ गई तो फादर की एज भी निकल गई, प्रेजेंट आ गई 36 इयर्स। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ फादर और सन की एज, ये हमें बताना था, ठीक है। तो हमने f निकाला था 36, s निकाला था 9, तो ये आ गया 27 इंटू 2 दैट मीन्स 54, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइकिल की प्रॉपर्टीज में बताती हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख लूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है W X Y Z, एक्सक्यूज मी, एक ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो पता है इसकी 4 साइड्स होती हैं, W X Y Z, ठीक है। उसमें जो Z एंगल का मेजर है वो क्या गिवन है, 10 more than twice the average of rest of the angles, 10 more मतलब प्लस 10, twice the average of rest 3, रेस्ट 3 कौन से, W X Y, W प्लस X प्लस Y का एवरेज। वापस देखो, Z की क्या मेजरमेंट गिवन है, ट्वाइस 10 more than twice the average of rest of the 3, इनकी जो एवरेज है ये होती है एवरेज, ट्वाइस द एवरेज उससे 10 ज़्यादा है, ये Z की मेजरमेंट है, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट मेजर ऑफ एंगल X, एंगल X आपको निकालना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए साइकिल की, अगर नहीं पता फिर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, ऐसे ये वाले इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है x और z 180 है और w और y 180 है, तो सिंपल पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस z इज 180 एंड w प्लस y इज 180, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में रिप्लेस करो, z को हम क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं 180 माइनस x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 180 माइनस x इक्वल्स टू 2 इंटू, अब मैं w और y की जगह 180 लिख सकती हूँ कि नहीं, हमें पता है यहाँ से, तो w और y की जगह 180 लिख दिया और x एज इट इज, तो यहाँ लिख दिया 180 प्लस x अपॉन 3 इक्वल प्लस 10। क्लियर, इतना क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में, मैंने क्या किया z की वैल्यू, बिकॉज हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में x चाहिए हमें, तो मैंने क्या किया z को इरेज कर दिया
और z की प्लेस पे हमने x की टर्म्स में लिख दी इक्वेशन, तो क्या आ गई 180 माइनस एक्स, ठीक है। और हमें पता है w और y जो है उनका एडिशन है 180 डिग्री, तो हमने वहाँ पे लिख दिया 180 और एज इट इज सब कुछ, ठीक है। तो अभी सॉल्व करो इसको, 180 प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 180 प्लस एक्स प्लस 30, तो ये 3 जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा इंटू 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 30। सिंपल इजी क्वेश्चन था, समझ आया। जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इक्वेशन खोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देन इधर उधर ले शिफ्टिंग करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा 30। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि आपको x की बतानी है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने z को रिप्लेस नहीं किया, x को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो भी क्या हुआ, इस इक्वेशन से फिर हमारे पास z आ जाएगा, z आ गया हमारे पास, तो z की वैल्यू यहाँ डाल देना, हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। सिंपल, ये नहीं घबराना नहीं कि हाँ भाई हमारा तो x ही उड़ गया, अब क्या करें हम, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना इस इक्वेशन से, तो वो निकाल के इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। अब एक ना थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन था रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन किया है ना, तो उसका ही था कुछ, उसमें गिवन है कि शू इज रिलेटेड टू लेदर, शू जो है वो लेदर से रिलेटेड है, शू इज रिलेटेड टू लेदर, देन रबर इज रिलेटेड टू, रबर इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखो पहले तो ये जो पहली वाली होती है ना, उससे समझना होता है कि क्या गिवन है। शू लेदर, इनका क्या रिलेशन है कि मतलब लेदर से शू बनता है, लेदर से शू बनता है, तो ऐसी चीज बतानी है जिससे रबर बनती है। ये कॉमन सेंस है, ये तो पता होना चाहिए। लेटेक्स होता है, ये एक मटेरियल होता है लेटेक्स जिससे रबर बनती है। इन केस आपको ये नहीं भी पता ना, तो ऑप्शन सुनो एक बार। ऑप्शंस थे प्लास्टिक, जो कि ट्रू नहीं है, सेकंड था लेटेक्स, ठीक है, थर्ड था पॉलिथीन, और लास्ट था स्लीपर। तो इनमें से कोई भी नहीं था, सिर्फ लेटेक्स ही लग रहा था, तो लेटेक्स है इसका आंसर। कैसे देखते हैं, शू और लेदर में क्या रिलेशन है, पहले वो देखो क्या रिलेशन है कि लेदर से शू बनता है, तो हमें ऐसा मटेरियल बताना था जिससे रबर बनती है, तो क्या था वो मटेरियल, लेटेक्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुद से क्वेश्चन देखा करो, और मेरे सोल्यूशन पहले मत देखो, और आप क्या करो, क्वेश्चन देखा करो, पॉज कर दिया करो वीडियो, एंड देन खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। यही काम आएंगी चीज़ें। तो चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।